सोचिए अगर यूरोप में कोई देश ही ना होता, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना इटाली। एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। 1848 में एक फ्रेंच कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने तस्वीरें बनाई, जिसमें उन्होंने देशों के एक सपने को दिखाया। उनकी तस्वीर में दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एक जुलूस में साथ साथ चलते हुए दिखाए गए। यह लोग ऐसे राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जहां लोग अपनी सरकार के अधीन स्वतंत्र जीवन जीते। इस सपने में पुराने राजतंत्रों का अंत दिखाया गया और राजशाही शक्ति को हटाया गया। तस्वीर में स्वतंत्रता की देवी भी दिखाई गई, जिनके हाथों में टूटे हुए बंधन थे। टूटे हुए बंधन गुलामी और दबाव से मुक्ति का प्रतीक थे। स्वतंत्रता की देवी के हाथ में जलती मशाल ज्ञान और बुद्धि की रोशनी को दर्शाती थी। तस्वीर में कानून की तख्तियां भी थीं, जो बराबरी और अधिकारों को दर्शाती थी। यह तख्तियां लिखित कानून और नागरिकों के अधिकारों का प्रतीक थी। यह सपना बहुत सुंदर था, लेकिन उस समय यूरोप की वास्तविकता इससे काफी अलग थी। उस समय यूरोप के अधिकांश देशों पर राजाओं और सम्राटों का शासन था। लोगों के बीच कोई एक जैसी पहचान नहीं थी, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और नियम अलग अलग थे। इस दौर में लिबरलिज्म का विचार उभरने लगा, जो स्वतंत्रता और बराबरी पर जोर देता था। यूरोप में लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरलिज्म को सबसे ज्यादा समर्थन पढ़ लिखे मध्यम वर्ग के लोगों ने दिया। मिडिल क्लास लोगों की मांग थी कि सब कानून के सामने बराबर हों। लिबरलिज्म के अनुसार राजघरानों के विशेष अधिकार खत्म होने चाहिए थे। रहता है, लेकिन लिबरलिज्म के दौर में राजनीतिक अधिकार सिर्फ संपत्ति रखने वाले पुरुषों को मिले। इस दौर में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। आर्थिक रूप से लिबरलिज्म का मतलब था व्यापार में सरकारी रोक-टोक का ना होना। लिबरलिज्म के तहत राज्यों के बीच लगने वाले टैक्स हटाने की मांग हुई। जर्मनी में ज़ोलवेरेन नाम का कस्टम्स यूनियन बनाया गया। ज़ोलवेरेन का नेतृत्व प्रशिया ने किया, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। एक साथ व्यापार और अर्थव्यवस्था ने लोगों में एकता की भावना पैदा की। आर्थिक एकता के बाद राजनीतिक एकता की मांग भी बढ़ने लगी। नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में एजुकेटेड मिडिल क्लास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखबार, पुस्तकों और बैठकों के जरिए नेशनलिज्म के विचार फैलने लगे। भाषा और संस्कृति ने भी नेशनलिज्म को मजबूत बनाया। भाषा और संस्कृति ने भी नेशनलिज्म को मजबूत बनाया। फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क कथाएं और नृत्य लोगों को एक राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने लगे। एक सांझी भाषा ने भी लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने का काम किया। पोलैंड में भाषा को राष्ट्रवाद का सबसे मजबूत हथियार बनाया गया। रशियन शासन ने पोलैंड में रसिफिकेशन पॉलिसी लागू कर दी। पोलैंड के लोगों ने भाषा और धर्म के जरिए विरोध किया। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में नेशनलिज्म अलग तरीके से विकसित हुआ। इटली भी पहले एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई अलग अलग राज्यों में बांटा हुआ था।
इटली के उत्तर हिस्सों पर ऑस्ट्रियन साम्राज्य का नियंत्रण था। जुसेप्पे मज्जीनी एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने यंग इटली संगठन बनाया। यंग इटली का उद्देश्य था इटली को एक राष्ट्र और एक रिपब्लिक बनाना। मज्जी के लिए राष्ट्र सिर्फ भूमि नहीं बल्कि लोगों की एक पवित्र संगठन था। 1830 और 1840 के दशक में क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हो पाए। यूरोप के शासकों ने मज्जीनी के विचारों को खतरनाक बताया। बाद में नेशनलिज्म सिर्फ क्रांति पर नहीं बल्कि राजनीतिक सोच और रणनीति पर आधारित हो गया। इटली के एकीकरण का नेतृत्व सर्दिनिया पिएडमोंट के मुख्यमंत्री काउंट कैवूर ने किया। काउंट कैवूर ने फ्रांस के साथ राजनीतिक समझौता करके ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया। ऑस्ट्रिया की हार के बाद उत्तर इटली के राज्य सर्दिनिया पिएडमोंट में शामिल हो गए। जुसेप्पे गरिबाल्दी एक वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने रेड शर्ट्स सेना का नेतृत्व किया। गरिबाल्दी और उनकी रेड शर्ट्स ने सिसिली और नेपल्स पर कब्जा करके दक्षिण इटली को मुक्त कराया। गरिबाल्दी ने विजित क्षेत्रों को इटली के राजा विक्टर इमैनुअल II को सौंप दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को इटली का राजा घोषित किया गया। लेकिन 1861 के बाद भी इटली का एकीकरण पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था। 1870 में रोम को इटली की राजधानी बना दिया गया। इटली के बाद जर्मनी में भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जर्मनी भी पहले एक राष्ट्र नहीं था बल्कि 39 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था। जर्मन राज्यों में प्रशिया सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मन एकीकरण के मुख्य शिल्पकार प्रशिया के चांसलर ऑटो फॉन बिस्मार्क द। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण ब्लड एंड आयरन से होगा। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए 3 युद्ध लड़े। 1864 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क के खिलाफ युद्ध लड़ा। यह युद्ध श्लेस्विग और होल्स्टाइन नाम के 2 प्रदेशों को लेकर हुआ। इस युद्ध के बाद श्लेस्विग प्रशिया के और होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया के अधिकार में आ गया। 1866 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ। श्लेस्विग और होल्स्टाइन पर नियंत्रण को लेकर प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव बढ़ गया। इस युद्ध में प्रशिया जीत गया और ऑस्ट्रिया को जर्मन राज्यों से अलग कर दिया गया। 1867 में प्रशिया के नेतृत्व में नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनी। लेकिन साउथ जर्मन राज्य अभी भी नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा नहीं थे। साउथ जर्मन राज्यों को एक साथ लाने के लिए फ्रांस के साथ तनाव पैदा हुआ। 1870-71 में प्रशा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। फ्रांस की हार के बाद साउथ जर्मन राज्य भी प्रशिया के साथ जुड़ गए। 1871 में जर्मनी को एक राष्ट्र घोषित किया गया। प्रशिया के राजा विलियम पर्स को जर्मनी का साम्राज्य बना दिया गया। इस प्रक्रिया ने यह दिखाया कि राष्ट्रवाद यूरोप में एक शक्तिशाली शक्ति बन चुका था। राष्ट्रवाद ने लोगों को जोड़ा, लेकिन कई जगह तनाव और संघर्ष भी पैदा किया। इटली और जर्मनी के अलावा
यूरोप के अन्य हिस्सों में भी राष्ट्रवाद फैलने लगा। बॉल्कन्स का क्षेत्र यूरोप का सबसे ज्यादा जातिल राष्ट्रवादी क्षेत्र था। ऑटोमन एम्पायर के पतन के साथ बॉल्कन्स में अशांति बढ़ने लगी। ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होने पर बॉल्कन्स में नए राष्ट्रों का जम हुआ। हर नया बल्कन राष्ट्र अपने लिए ज्यादा जमीन और शक्ति चाहता था। बॉल्कन्स की समस्या में यूरोप की बड़ी शक्तियों का भी हस्तक्षेप था। रशिया ने बॉल्कन्स के स्लाविक लोगों का समाधान किया और पैन स्लाविज्म का विचार फैलाया। बाल्कन्स की राष्ट्रवादी समस्या धीरे धीरे पूरे यूरोप को युद्ध की तरफ ले गई। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्रों का निर्माण किया, लेकिन साथ ही संघर्ष भी पैदा किया। इस प्रक्रिया के बाद एक नया राष्ट्र उभर कर सामने आया। इस राष्ट्र की बुनियाद एकता, शक्ति और पहचान पर टिकी हुई थी। इस बदलाव ने लोगों के जीवन और सोच दोनों को प्रभावित किया। लोगों में एक साझी पहचान का भाव विकसित हुआ। इस एकता से समाज में नई शक्ति और आत्मविश्वास आया। लेकिन ये एकता हर जगह पूरी और बराबर नहीं थी। यह एकता सिर्फ एक विचार नहीं थी, बल्कि एक कठिन और धीरे धीरे बदलने वाली प्रक्रिया थी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि एकता शक्ति देती है, लेकिन समाज और संतुलन के बिना